अगर बायोफोर्टिफिकेशन को मैं एक लाइन में डिफाइन करूँ, मैं कहूँगा इट इज़ नॉट ओनली अ साइंटिफिक इनोवेशन, it is a most frontline defense against hidden hunger. Unfortunately, हम एक डेटा डिफिशिएंट सोसाइटी हैं, हमारे पास डेटा की कमी है। आज के डेट में भी कश्मीर में हाईएस्ट क्रॉपिंग एरिया जो है 2.8 लाख हेक्टेयर्स, दैट इज अंडर मेज। आप सबका खैर मकदम है आज की मुलाकात के एक और शुमारे में। एग्रीकल्चर बेस्ड इस सीरीज़ में आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अल्ताफ़ वानी, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर है इन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग इन स्कॉस्ट कश्मीर। साहब का खैर मकदम है कश्मीर लाइफ में। सबसे पहले आपका, आपकी टीम का और कश्मीर लाइफ का तहे दिल से शुक्रिया कि आपने एक मौका दिया, दावत दी, ताकि मैं इस विषय पे बोल सकूं कि हम स्कॉस्ट कश्मीर में अपने फार्मर्स के लिए और अपनी सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि आपकी जो एक्सपर्टीज़ है वो मेज़ में है, बायो फोर्टिफिकेशन में, हम और सब डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले मैं जानना चाहती हूँ, चूँकि आप पोस्टेड थे काफ़ी टाइम तक गुरेज़ में, तो मैं जानना चाहती हूँ जो हायर ऑल्टीट्यूड्स है वहाँ पे ये क्रॉप फार्मिंग ये सब कैसे डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी एरियाज़ है। थैंक यू, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, क्योंकि जो मेरी पहली पोस्टिंग थी एज असिस्टेंट प्रोफेसर वो गुरेज़ वैली में थी। इट वाज ए फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस की जो हमारी फार्मिंग कम्युनिटी इन हायर ऑल्टीट्यूड्स में, इन निश एरियाज़ में हो, वो किन परिस्थितियों से, किन मुश्किलात से जूझ रही थी। फॉर मी इट वाज आल्सो ए सरप्राइज टू सी कि एक टिपिकल इकोलॉजी ऑलमोस्ट कट ऑफ फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ऑलमोस्ट 6 महीने बंद ही रहता है। उसके अलावा जो क्रॉप विंडो है वो फ्रॉम मिड मई टू सितंबर एंडिंग तक है। यही 2-3 साढ़े 3 महीने हैं। इसी में जो कुछ ग्रो होता है इसी में, रेस्ट ऑफ द ईयर दिस रिमेन्स वेरी कोल्ड, स्नो कवर्ड थ्रू ऑलमोस्ट फॉर 5-6 मंथ्स। तो अगर हम गुरेज़ वादी की क्रॉपिंग सिस्टम की बात करें, ये रेस्ट ऑफ जो प्लेन्स में हम देखते हैं उससे बहुत ही डिफरेंट है। बहुत ही डिफरेंट ऐसे है कि ये मिक्सड क्रॉपिंग करते हैं। मिक्सड क्रॉपिंग, मेज, पोटैटो एंड राजमाश, ये मिक्सड क्रॉपिंग का कल्चर है वहाँ पे। ये मिक्सड क्रॉपिंग एक सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से वो करते हैं, क्योंकि वेदर वहाँ का बहुत ही इनडिटर्मिनेट है। ये पता नहीं कब शावर आएगा, कब धूप होएगा। तो इस वजह से वो उनका क्या रहता है कि अगर मेज़ हम लॉस करें, मेज़ जर्मिनेट ना हो, पोटैटो और राजमाश हमें मिल जाएगा। अगर पोटैटो नहीं आएगा, इस राजमाश और मेज़, ये इनका क्रॉपिंग पैटर्न है वहाँ। तो सही जो आपने बोला कि ये वहाँ पे क्रॉप मिक्सिंग होती है, आई एम श्योर ये ऑब्वियसली चैलेंज है वहाँ पे, जो वेदर चैलेंज है, टेरेन चैलेंज है। तो वहाँ के जो लोग हैं क्या वो प्रॉपरली अवेयर है, मतलब अगर वो 3 क्रॉप्स को एक साथ मिक्स करते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो जाती है? क्या लोग उसके कॉन्सिक्वेंसेस से अवेयर है कि इससे कुछ हो सकता है? देखिए, जो ये उनका एक तरह का एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है कि ये जो क्रॉपिंग विंडो इनको मिल रही है, इसमें वो मैक्सिमम अपनी तरह से कोशिश करते हैं फैच करने का, और जो रिस्क फैक्टर है वो भी कवर करता है। इसके अलावा ये है कि जब हम देखें कि उनके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है जी। और ये भी हमें ध्यान रखना है, ये मोस्टली लैंड रेसेस ही, जो उनकी अपनी लैंड हाईली कोल्ड टॉलरेंट ही, जो उस क्लाइमेटिक कंडीशन में अडाप्ट हो गई ही। यहाँ की कोई भी हाइब्रिड वैरायटी या कोई चीज़ हम लेंगे वो वहाँ पे अडाप्ट नहीं करेगी। स्कॉस्ट कश्मीर ने इस ज़मीन में जो कोशिशें की उसमें उनको मेज़ में KG1, KG2 और रिसेंटली KG3, किशन गंगा 3 मेज़ वैरायटीज़ दी। वो अगर हम कहें कि जो साइंटिफिक इंटरवेंशन हुआ है जो स्कॉस्ट की तरफ से, वो एक सक्सेसफुल इंटरवेंशन है, क्योंकि जो उनकी लैंड रेसेस हैं उसके मुकाबले में KG2 और KG3 का यील्ड पोटेंशियल ऑलमोस्ट डबल से ज़्यादा है, डबल से ज़्यादा है। और सबसे बड़ी बात है, अक्रॉस गुरेज़ वैली आप देखोगे KG2 और अब KG3 जा रहा है, KG3 कल्टिवेट होता है। इसी तरह पोटैटो में भी कुछ इंटरवेंशंस हुई हैं, कुछ वैरायटीज़ दी गई हैं जो कि काफ़ी ईयर्स के रिसर्च के बाद वहाँ पे अडॉप्ट हुई
और एडाप्टेशन के बाद उन लोगों के लिए अवेलेबल होगी कल्टीवेशन के लिए। तो इस मिक्स्ड क्रॉपिंग से वहाँ का जो ये क्रॉप टोटल हेल्थ है या उसमें कुछ डिग्रेडेशन तो नहीं हुई है? मिक्सड क्रॉपिंग और हेल्थ डिग्रेडेशन का इशू नहीं है। इशू ये है कि जिस टॉपिक पे हम आएंगे, क्या जो उनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट थी वो इन चीज़ों से फुलफिल हो रही है? तो जवाब नो में है। ऐसा नहीं है कि जो उनकी, मैं फिर एक बार दोहराऊं, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, वो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट इन चीज़ों से पूरी नहीं हो रही। आप देखेंगे इन समर सीजन्स गुरीज में ये होता है, ऑल वुमेन गो टू फॉरेस्टर्स, दे ब्रिंग दोज वाइल्ड वेजिटेबल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ वाइल्ड लीफी वेजिटेबल्स, mushrooms, and they dry it for winter because winter is very harsh, they have no other alternative. वो पोटैटो मेज और वो सफाइस नहीं करता है, उनको चाहिए रोटी के साथ कुछ सब्जी, वो सब्जी वो जंगलों से लाते हैं। दो दैट इज a nutritional vegetable but it is too little to meet out the overall nutritional demand of that particular society. ठीक, जैसा कि हमने कहा, अगर अब हम कोई और वैरायटी अगर लेंगे तो वहाँ पे वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे बिकॉज ये वहाँ के ही क्रॉप्स है जो वो उस वेदर कंडीशंस में, बट साइंटिफिकल इंटरवेंशन के थ्रू, जैसा कि हमने कहा भी कि वहाँ पे वो KG 1, 2, 3, तो ऐसी साइंटिफिकल इंटरवेंशन के थ्रू क्या हम कोशिश कर सकते हैं कि वहाँ पे कुछ और क्रॉप्स हो ताकि उनका न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है बराबर आए? डेफिनेटली मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो सबसे पहले हमें ये समझना है, जो उनके पास अपना कोल्ड टॉलरेंट ट्रेजर है वो सेफ है या नहीं है। उसमें आप देखिए गुरीज राजमाश जो था, ये बहुत ही एक अच्छा राजमाश था न्यूट्रिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से, और दूसरा ये कि उसकी कुकिंग क्वालिटी बहुत अच्छी थी। बदकिस्मती से ओवर ईयर्स वो ऑलमोस्ट वैनिश हो गया था। सिकास्ट कश्मीर में उस ज़मन में भी एफर्ट्स की, हमारा जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन है वो इस सिमत में उन्होंने कोशिश की और इस वैरायटी को सिर्फ रिवाइव नहीं किया बल्कि इसको GI टैगिंग के लिए फॉरवर्ड किया है। होपफुली दिस ईयर उसको GI टैगिंग मिलेगी। एक उससे ये फ़ायदा होगा कि उसको एक टैग मिलेगा, उसी पर्टिकुलर जियोग्राफिकल रीजन में वो कल्टिवेट होगा, और उसके अलावा उनको एक स्पेसिफिक प्राइस मिलेगा, उसका एक प्रीमियम प्राइस मिलेगा उस राजमाश के लिए, क्योंकि वो अब एक ब्रांड बन गया। इट इज़ ऑन द पैटर्न जैसे हमने मुश्कबुद्जी किया, जैसे करना में रेड राइस जिससे हम जग कहते हैं, जग के लिए किया, इसी तरह हर फील्ड में कोशिश चल रही है। मशरूम पुश हो रहे ही, या गुरीज के लिए और एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर वहाँ पे चेरी कल्टिवेट हो जाए, उस सिमत में भी कोशिश हो रही है, क्योंकि चेरी जब यहाँ पे जून में ख़त्म होती है तो गुरीज में जून के बाद आती है, क्योंकि वो कोल्ड रीजन है, तो उस टाइम उसके लिए यहाँ पे मार्केट उनको मिल सकता है। तो कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से उनका ज़ीरा है, बहुत ही बड़ा ट्रेजर था, बहुत प्रीमियम प्राइस उस पे मिलता था, लेकिन अब अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा कहता हूँ 3 ट्रेजर थे गुरीज के पास। एक किशनगंगा था जी, पावर प्रोजेक्ट बन गया, एक अच्छी मतलब ये डेवलपमेंटल साइट, लेकिन जो उसका एनवायरनमेंटल डिग्रेडेशन वगैरह शायद उस साइड पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो उसके बाद उनके पास काला ज़ीरा था, बहुत ही वो प्रीमियम प्राइस में बिकता था, एक यूनिक फ्रेगनेंस है उसमें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें जो इमेच्योर उस ज़ीरा को हार्वेस्टिंग जो कम्पिटिटिव बेसिस पे लोकल पॉपुलेशन में हो गया, उस वजह से ये हो गया कि जो सीड था वो नहीं गिरा जंगल में और नए कार्मस नहीं बने। अब जब ये भी अब लगा सिकास्ट को कि ये इट एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन ही, तो बहुत बड़ा एक प्रोग्राम के तहत हमारा यहाँ पे है स्पाइस रिसर्च स्टेशन कोनिबल में, उन्होंने वो कार्मस वो ज़ीरा तो एटलीस्ट प्रिजर्व करके रखा है, और वहाँ पे जो मेजर्स गवर्नमेंट ने भी लिए ही अब, ताकि ये जो है वो हार्वेस्ट करे वो वहाँ के लोग, लेकिन इमेच्योर वो हार्वेस्ट ना हो। तो इसी तरह थर्ड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो था वो है लश ग्रीन फॉरेस्ट।
wonderful biodiversity, but no energy resource for people of Gurez to survive in those harsh winters, and they have no other way to burn firewood and keep themselves warm in those harsh winters. सर इन बातों से तो मुझे ये लगता है कि बहुत एक डेवलपमेंटल चीज़ जो हो रही है गुरेज़ में, वहाँ के टूरिज़्म को प्रमोट किया जा रहा है, नेटवर्क कनेक्टिविटी, तो आई गेस थोड़ा सा एग्रीकल्चर पे भी हमें ध्यान देना चाहिए वहाँ पे, ताकि वहाँ पे ये सब चीज़ें रिजर्व हो. डेफिनेटली सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर जो है वो इन इकोलॉजीज़ के लिए बैकबोन है कि जो वो कल्टिवेट कर सकें, और जो सिकास ने एफर्ट किए ही उसने रिजल्ट्स दिए ही, यील्ड लेवल्स इम्प्रूव हुए ही, ये चीज़ें हुई ही, और कंटिन्यूस एफर्ट्स हो रहे ही डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से भी, सिकास्ट की तरफ से भी. ऐसा नहीं है कि इन रीजन्स को किसी भी तरह इग्नोर किया जाता है. डेफिनेटली इन रीजन्स के लिए ब्रीडिंग करना बहुत टफ है, लेकिन वी हैव ब्रेकड दोज जिंक्स, हमने वैरायटीज़ वहाँ पुश की ही कल्टिवेट कर रहे हैं. ठीक, तो अभी हम चलते हैं बायो फोर्टिफिकेशन की तरह, जो इनफैक्ट इस डिस्कशन में भी रहा. तो आपने कहा कि फोर्टिफिकेशन की ज़रूरत है, तो मैं समझना चाहती हूँ फोर्टिफिकेशन होता क्या है, एक कॉमन इंसान इसको कैसे समझे, इस कॉन्सेप्ट को, बायो फोर्टिफिकेशन. अगर बायो फोर्टिफिकेशन को मैं एक लाइन में डिफाइन करूँ, मैं कहूँगा इट इज़ नॉट ओनली अ साइंटिफिक इनोवेशन, इट इज़ अ मोस्ट फ्रंट लाइन डिफेंस अगेंस्ट हिडन हंगर. जो एक हंगर है जो हम विजिबल है, किसी को 2 टाइम रोटी नहीं मिल रही है, ये विजिबल है, लेकिन प्रॉपर एडुकेट फीडिंग के बावजूद भी हमारी बॉडी माल न्यूट्रिशन की शिकार हो जी, तो उसी को हम हिडन हंगर कहते हैं. अगर आप मुझे कहीं बायो फोर्टिफिकेशन को अपने सामीन के लिए सिंपलीफाई करूं, तो मैं इसको ऐसे लूँगा कि हमारी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है वो 2 तरह की होती है. एक कैलोरिक रिक्वायरमेंट है, और वो कैलोरिक रिक्वायरमेंट क्या है, उसको हम मेजर ही किलो कैलोरीज में करते हैं. ये बिल्कुल ऐसे है जैसे फ्यूल है. हमारी बॉडी के ऑर्गन्स को फंक्शन करने के लिए, हार्ट को, ब्रेन को, लंग्स को, और हमारी डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए हमें एनर्जी चाहिए. ये एनर्जी बाकी इंजन्स में फ्यूल से आती है, यहाँ पे हमारे लिए फ्यूल फूड है. बिल्कुल. ये फूड, ये जो कैलोरीज हैं, ये मोस्टली हम लेते ही अपने स्टेपल फूड से. जैसे अगर मैं कश्मीर की बात करूं, तो हम राइस 2 टाइम, सुबह शाम रोटी और चाय, ये हमारा स्टेपल फूड बनता है. लेकिन ये स्टेपल फूड लेने के बाद अगर हम कहें कि क्या जो हमारी बॉडी की डेवलपमेंट के लिए, हमारी ब्रेन डेवलपमेंट के लिए, हमारे लंग डेवलपमेंट के लिए, हमारे इम्यून डेवलपमेंट के लिए, हमारे मसल डेवलपमेंट के लिए, हमारे बोन, वो सारे गुज़ाई जो अजनासी वो इस स्टेपल में है क्या नहीं. अगर हैं तो ठीक है, अगर नहीं है देन कम्स इन प्ले द साइंस ऑफ क्रॉप बायो फोर्टिफिकेशन. बायो फोर्टिफिकेशन और फोर्टिफिकेशन 2 डिफरेंट चीज़ है. तो बायो फोर्टिफिकेशन का काम है इन स्टेपल क्रॉप्स में जिन गुज़ाई अजनास की कमी है, सपोज विटामिन की कमी है, मिनरल आयरन जिंक की कमी है, या किसी दूसरे कैल्शियम की कमी है, उन कमियों को थ्रू जेनेटिक इंटरवेंशन, थ्रू जेनेटिक मैनिपुलेशन उनको फुलफिल करना. ठीक, ये बायो फोर्टिफिकेशन का मोटिव है. ठीक, तो इससे हमें क्लियरली समझ आ जाता है कि ये ज़रूरी भी क्यों है, न्यूट्रिशनल वैल्यू. तो मैं समझना चाहती हूँ, जो यहाँ पे कश्मीर में हम लोग क्रॉप्स उगाते हैं, उसमें किस किस क्रॉप में बायो फोर्टिफिकेशन होती है? उससे आने से पहले मैं आपने बीच में बात की कि ज़रूरी क्यों है, तो इस विषय पे मैं थोड़ा और रोशनी डालना चाहूँगा. देखें, अगर हम देखें कि ग्लोबल लेवल पे आज की डेट में भी 2 बिलियन पीपल हिडन हंगर के शिकार हैं. डिस्पाइट कि हमें लगता है फूड प्रोडक्शन इतना बढ़ गया, लेकिन वो फूड प्रोडक्शन क्वांटिटेटिवली बढ़ गया, क्या क्वालिटेटिवली वो बढ़ गया, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है. जब हम कहते हैं 2 बिलियन पीपल माल, इट मीन्स क्वालिटेटिव लेवल पे बहुत काम करना है. इसी तरह अगर हम इंडिया की बात करेंगे, अब हमारे जम्मू एंड कश्मीर की तरफ आए, एक अनफॉर्चुनेटली
हम एक डेटा डिफिशिएंट सोसाइटी ही, हमारे पास डेटा की कमी है। अगर J&K की हम बात करें जी। तो J&K में जब हमारे बच्चे बर्थ लेते ही 20% बच्चे, एग्जैक्ट फिगर है 19.8% बच्चे अंडरवेट होते हैं, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है 2.5 बॉडी वेट उससे कम होते। अब देखो, जो बच्चा पैदा ही, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते। इसी तरह बिलो 5 ईयर एज जो बच्चे ही 26-27% स्टंटेड ग्रोथ है। स्टंटेड ग्रोथ को मैं सामिन को समझाऊं, जो उनकी एज है उस एज के हिसाब से उनकी हाइट नहीं बढ़ती है, अंडर हाइट रहती है। इसी तरह अगर हम देखें 19% वेस्टेड है, अजीब टर्म लगती है। वेस्टेड मीन्स हाइट तो आई लेकिन उनकी बॉडी पे मसल ही नहीं आया, वो अंडरवेट, वो लीन हो गए, ऐसे आपको दिखेंगे। इसी तरह जो मतलब ये रफली हिडन हंगर, इसी को कहते हैं हिडन हंगर। डिस्पाइट कि हम कश्मीर में लगता है मैं हर कोई 2 टाइम मील खाता है, लेकिन वो 2 टाइम मील सफाइस नहीं कर रहा है। हमारी जो क्वालिटी टू नीड है वो सफाइस नहीं कर रहा। हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, हमारी जो लैक्टेटिंग वुमेन होती हैं, वो मोस्टली सफ़र करती हैं। रीज़न यही है कि जो हमारा डाइट है वो डाइट, हमारा डाइनिंग टेबल डाइवर्सिफाइड नहीं है। शायद इस डाइनिंग टेबल को डाइवर्सिफाई करने के लिए हमारा क्रॉप प्रोफाइल हमें डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। उसमें अपनी लिमिटेशंस ही, लेकिन ये चीज़ हमें ये समझाता है कि क्रॉप बायोफोर्टिफिकेशन की क्या ज़रूरत है। बिल्कुल। तो जो मैंने आपसे सवाल किया था कि कश्मीर में हम कौन से क्रॉप्स को ऐसे जो बायोफोर्टिफिकेशन जिनमें होती है या सब में होती है, मैं जानना चाहती हूँ। हाँ, इस विषय में मैं आपको बताऊं, बहुत ही अच्छी प्रोग्रेस है जो सिका, क्योंकि एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए एक यूनिक एक ही इंस्टीट्यूट है, सिकास्ट कश्मीर। बिल्कुल। सिकास्ट कश्मीर में पर्टिकुलरली मेज़ में इसमें बहुत प्रोग्रेस किया है। तो कुछ स्टेप्स राइस में और वीट में भी लिए गए ही, राजमाश में भी और मूंगबीन में थोड़ा काम हो रहा है। लेकिन जब क्रॉप बायोफोर्टिफिकेशन इंडिया में शुरू हुआ तो मेज़ में वी वर द 4th इंस्टीट्यूशन, 3rd और 4th इंस्टीट्यूशन जिन्होंने मेज़ में 2017 में पहला QPM वैरायटी, क्रॉप बायोफोर्टिफाइड वैरायटी हाइब्रिड बेस में रिलीज़ किया। ये हमारा डार्स है, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेशन, वहाँ से रिलीज़ हुआ था। डॉक्टर ज़ोहर अहमद डार हमारे सीनियर कोलीग ही। तो ये पहला हमारा विथ हाई लाइसिन एंड हाई ट्रिप्टोफैन। अब देखें, अगर ये लाइसिन और ट्रिप्टोफैन, दीज आर एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, अगर ये स्टेपल फूड में नहीं है और फोर्टिफिकेशन के थ्रू नहीं आ रहा है तो इट मीन्स ये सोसाइटी माल न्यूट्रिशन की शिकार होगी। कैसे? वेट एनर्जी माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन हम इसको कहते हैं। तो इसी तरह जब हम आगे बढ़े तो इस साल और एक हाइब्रिड इज सेट टू रिलीज ऑलमोस्ट आफ्टर 2017 से अब 25 पे हो गया, तो 8 साल लग गए। क्योंकि हमारा एक यूनिक चीज़ है, वी आर ए टेम्परेट इकोलॉजी इन ट्रॉपिकल इंडिया। जो ब्रीड रेस्ट ऑफ इंडिया में होता है, ब्रीडिंग जो वेराइटीज़ वहाँ डेवलप, वो यहाँ अडॉप्ट नहीं हो पाती। बिल्कुल। तो इसके लिए हमें हर चीज़ यहाँ के लिए खुद से ब्रीड करना पड़ता है। वो जेनेटिक स्टॉक डेवलप, इनब्रीड लाइनेज डेवलप करने, फिर हाइब्रिड्स बनाने पड़ते ही। तो इस साल जो ये हाइब्रिड हम दैट हैज़ बीन सेंट टू स्टेट रिलीज कमेटी, तो उसमें लाइसिन ट्रिप्टोफैन के अलावा एक तो लाइसिन ट्रिप्टोफैन में और इन्हेंसमेंट किया गया, और दूसरा जो प्रो विटामिन ए, जो विटामिन ए की जो मिकदार है उसको भी बढ़ा दिया गया। तो 3 चीज़ों को ये एड्रेस करेगा। नेक्स्ट टू इट जो हमारा पाइपलाइन है, इस वक्त हमारे पास एक कोलैबोरेटिव हाइब्रिड है IRI के साथ। इसके अलावा
दो और EDVs हम इनको कहते हैं, एसेंशियली डिराइव्ड वेराइटीज़ मेज़ में ही जो मैंने ब्रीड किए ही। तो जो हमारे एग्जिस्टिंग हाइब्रिड्स ही नए से हम शुरू करें, उन्हीं को हमने कन्वर्ट किया इनटू बायोफोर्टिफाइड हाइब्रिड्स थ्रू थ्रू जीन इंट्रोगेशन। These hybrids will be released in coming 2 years. In addition to that, I just want to say where we have reached. एक और हाइब्रिड है जिस पे एक PhD स्टूडेंट काम कर रही है। उसमें हमने लाइसिन, ट्रिप्टोफैन और बीटा कैरोटीन के अलावा जो फाइटिक एसिड है उसको लोअर डाउन किया है। तो कहने का पॉइंट ये है कि बायोफोर्टिफिकेशन इज नॉट ओनली इनहेंसिंग द न्यूट्रिशन, जो चीज़ ज़्यादा है अनहेल्दी है उसको भी हम कम करें अगर जी। तो ये सब आपने मुझे आप बता रहे लाइक अबाउट मेज राइस। अब आपने खुद कहा कि यहाँ का जो स्टेपल है इट इज राइस। तो राइस में ऐसी कोई इंटरवेंशंस, ऐसी कोई फोर्टिफिकेशन हो? पहली बात, आज के डेट में भी कश्मीर में हाईएस्ट क्रॉपिंग एरिया जो है 2.8 lakh hectares, that is under maize. More than 1 million people rely on maize chapati to meet out their daily calories. एक ये चीज़ हमें याद रखना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। नो डाउट मेज़ एक कमर्शियल क्रॉप अब बन गया है इथेनॉल और दूसरी चीज़ों के लिए, बट वी एज ए university, as an institution, we have to look for those million people. We cannot leave them. दूसरी बात यह है कि जो राइस है, राइस में इस वक्त काम हुआ है आयरन और जिंक पे जी। तो वहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली इन कमिंग ईयर्स उसमें भी वैरायटी आएगी। इसी तरह वीट में हाई जिंक वीट आइडेंटिफाई हुआ है, उस ब्रीडिंग पे काम चल रहा है। मुझे लगता है वो टेस्टिंग स्टेज में हुआ है अभी, वो भी रिलीज हो जाएगा। इसी तरह हम राजमाश में हाई आयरन और जिंक वैरायटीज़ जो ही वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कमिंग ईयर्स में। तो ऑलरेडी हमने जब नेशनल लेवल पे मेज़ बायोफोर्टिफिकेशन प्रोग्राम शुरू हुए, अलॉन्ग विद दैट हमने भी अपनी इकोलॉजी के लिए ब्रीडिंग शुरू की सिकास्ट कश्मीर में, और अब धीरे धीरे इन द फॉर्म ऑफ हाइब्रिड्स वैरायटीज रिजल्ट्स आ रहे हैं हमारे सामने। तो जैसे ये इंटरवेंशंस फोर्टिफिकेशन हो रहा है अलग अलग क्रॉप्स में, तो एज अ कंज्यूमर इन किसी फ़ायदा तो होगा, हमारा न्यूट्रिशनल वैल्यू इंक्रीज होगा, बट अब जो फार्मिंग कम्युनिटी है, लाइक जो ये उगाने वाले लोग हैं, उनको क्या इससे कोई इफेक्ट पड़ सकता है? डेफिनेटली। देखो, ये इफेक्ट्स जो ही ये ऐसा नहीं है आज हमने वैरायटी रिलीज की कल को सुधार आएगा, बिल्कुल ये नहीं है। इसमें बहुत ही एक लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, क्योंकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पहला एफर्ट जो ग्लोबल लेवल पे और नेशनल लेवल पे भी हुआ, बिल गेट्स फाउंडेशन ने बहुत सारे 70s 80s में, कि फूड फोर्टिफिकेशन जो आपने पहले कहा था चला था। फूड फोर्टिफिकेशन क्या था? फैक्ट्रीज में पैकिंग में न्यूट्रेंट्स, माइक्रो न्यूट्रेंट्स ऐड किए जाते थे फूड में। जैसे मिल्क, बेबी मिल्क में विटामिन ए विटामिन डी मिलाया जाता था। आपको याद होगा आज के डेट में भी शायद हमारे नमक में आयोडीन मिक्स किया जाता है, जस्ट टू ब्रिंग डाउन दोज डेफिशिएंसीज। बट ये इट कैरीज ए कॉस्ट, बिल्कुल। और जब कॉस्ट ऐड हुआ फूड को, जिन रीजन्स के लिए ये बनाया गया था, जिन लोगों के लिए, उनकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर हो गए, पर्टिकुलरली अफ्रीका, लेटिन अमेरिका एंड साउथ एशिया जिसमें हम रह रहे हैं। तो मसला ये है कि वो जो सिस्टम वो ज़्यादा, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट आया कि सबसे पोटेंट, सबसे रिलायबल और सबसे लॉन्ग लास्टिंग जो है वो है क्रॉप बायोफोर्टिफिकेशन। हम इसी फूड को कैरियर बनाएंगे जो वो खाते ही उसमें जाएगा। जब यहाँ पे वैरायटी बनी, मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आऊँगा, हाइब्रिड बना, जब ये सीड फार्मर तक पहुँच जाएगा, वो इसको सो करेगा, उसका हार्वेस्ट जब आएगा तब वो खाएगा। वो जब खाएगा तब उसके पास ये न्यूट्रेंट्स जो हमने इसमें डाले ही वो उस तक पहुँचेगा। इट टेक्स ईयर्स, डिकेड्स टू मेक टू शो रिजल्ट। हाँ, टू शो रिजल्ट। और वो रिजल्ट भी तभी आएगा जब हमारे पास एक पोटेंट डेटा डेवलप होगा। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक। तो अभी जो आपने मुझे काफ़ी लाइक यू एनलिस्टेड जो चीज़ है जिन बाय फोर्टिफिकेशन हो रही है, तो मैं जानना चाहती हूँ आगे आप लोग मतलब एज अ कॉस्ट, एज एन इंस्टीट्यूशन, क्या क्या ऐसे मतलब वेयर आर यू लुकिंग एट, टारगेट क्या है इस फोर्टिफिकेशन में? देखो, टारगेट ये ही कि जैसे मैंने कहा कि शुरू हमने मेज़ में, अगर मैं मेज़ से ही शुरू किया, हमने QPM से लाइसिन ट्रिप्टोफैन से किया। आफ्टर
डिकेड हमने 2 जीन और ऐड किए, 2 ट्रेट्स और ऐड किए, जिसमें लो फाइटिक एसिड। लो फाइटिक एसिड का प्रॉब्लम ये है कि ये एक इनहिबिटर है, ये बॉडी को आयरन और जिंक कंज्यूम करने नहीं देता है, तो वो जाता है फीकल मैटर के थ्रू, पोल्ट्री के ड्रॉपिंग के हमारी सॉइल और वाटर को पोल्यूट करता है, जिससे हम यूट्रोफिकेशन कहते हैं। इसी तरह हमने देखा कि हमारे जो ये मेज और इनमें एक तो ऑलरेडी आयरन जिंक कम था, इसका एंटी न्यूट्रिशनल इफेक्ट, उसके अलावा आयरन और जिंक एनहेंसमेंट के लिए भी हमने मटेरियल्स डेवलप कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में ये जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज हैं इनको हम कैटर कर सकें, इनको हम अपनी वैरायटीज़ में, अपने हाइब्रिड्स में डालें, ताकि जो आगे अगले डिकेड में जो सीड फार्मर्स तक जाएगा वो न्यूट्रिशनली इन्हेंस्ड फूड हो, वो ऐसा फूड हो जो उसकी जो बॉडी की ज़रूरियात हैं, जो न्यूट्रिशन उसको चाहिए, वो न्यूट्रिशन उसको मिले उससे। ठीक, तो जब आपने मुझे डेटा बताया हिडन हंगर का, आई होप कि ये जो बायो फोर्टिफिकेशन प्रैक्टिसेस है इनके थ्रू हमारा हिडन हंगर का डेटा जो है वो नीचे आ जाए, वो स्टेटिस्टिक्स कम हो। एंड आई विश यू ऑल वेरी लक, और बहुत शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू, इट वाज अ वंडरफुल इंटरेक्शन। हम मिलते हैं एक और शुमारे में, आप तब तक देखते रहे कश्मीर लाइफ।